नमस्कार साथियों, अगस्त्या नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग आज 12 का अंतिम चैप्टर है करीब करीब ये, और इकोलॉजी का भी अंतिम चैप्टर है। चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। लास्ट का चैप्टर है, छोटा है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें समझना कम है लेकिन थोड़ा याद करना ज़्यादा है। इसमें जितने भी डाटा दिए गए हैं उसको ध्यान से पढ़ना है, याद करते चलना है डेफिनेशन को देखते हुए। तो हम लोग शुरू करते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी शब्द को अगर हम देखें तो बायो मीन्स लाइफ और डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी और बायो मीन्स लाइफ। बायोटिक फैक्टर जैसे हम लोग पढ़ते थे, बायोजियोकेमिकल साइकिल पढ़ते थे। बायो मीन्स लाइफ, बायोलॉजी, स्टडी ऑफ बायोलॉजी। तो बायो मीन्स लाइफ हो गया, यानी लाइफ की वेराइटी। हम देखते हैं किसी भी इकोसिस्टम में अगर हम देखें बहुत सारे वैरायटी के उसमें ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बहुत सारे वैरायटी के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। आप इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि स्पीसीज। एक स्पीसीज के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं और उस बहुत जो ऑर्गेनिज्म है आपस में एक दूसरे से वेरिएट, सिमिलरिटी नहीं, विभिन्नताएं ही खूबसूरती है। डार्विन ने भी यही कहा था, विभिन्नताएं। आप ह्यूमन के केस में देखिए, किसी भी स्पीसीज में जाइए, दो ऑर्गेनिज्म आपस में सिमिलर कभी नहीं दिख सकते हैं। वैरायटी, वेरिएशन ही खूबसूरती है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो एक स्पीसीज के अंदर डिफरेंट टाइप के वेराइटीज, वो भी आपस में भिन्न होंगे। तो बोल रहे हैं कि वैरायटी ऑफ लाइफ इकोसिस्टम में पाई जाती है। किसी इकोसिस्टम को अगर हम देखें, इकोसिस्टम की हम लोगों ने स्टडी जब किया तो उसका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो है वो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफ। आप ऑटोट्रॉफ में देखें कि डिफरेंट टाइप स्पीसीज, ग्रास से लेकर के माइक्रो प्लांट से लेकर के ट्री तक, बड़े तक, कोई एक स्पीसीज नहीं, वहां डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है। उसी तरह से अगर हम सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स पे, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में भी डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है, एक कोई नहीं है। ग्रीन प्लांट्स को खा रहा है, ग्रासहॉपर खा रहा है, रैबिट भी खा रहा है, काऊ भी खा रही, बफेलो भी खा रही है। तो डिफरेंट टाइप के हैं, कोई एक टाइप का नहीं है, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज। उसी तरह से सेकेंडरी कंज्यूमर्स में जाएंगे, टर्सरी कंज्यूमर्स जाएंगे, तो वेराइटी ऑफ स्पीसीज, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप की वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ये सब डिफरेंट टाइप की स्पीसीज से मिलकर के इकोसिस्टम बना है। तो ये वैरायटी ऑफ लाइफ, वैरायटी ऑफ स्पीसीज को क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग देखते हैं ना, तो बायोडाइवर्सिटी डिस्क्राइब्स द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, या इसको हम लाइफ कह सकते हैं या लिविंग थिंग्स कह सकते हैं, इन ए गिवन हैबिटेट एरिया, इकोसिस्टम। इतने से हैं, इकोसिस्टम, गिवन हैबिटेट एरिया, डाइवर्सिटी मतलब डिस्क्राइब्स द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक और डिफिनीशन बड़ी अच्छी इसकी है, बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए गिवन एरिया, इन ए गिवन टाइम, इन ए इकोसिस्टम। किसी इकोसिस्टम में एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर एरिया में जो डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हैं, जो आपस में मिलकर रह रही हैं, एक दूसरे के पूरक के रूप में एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही हैं। ये जो डाइवर्सिटी है, जो वैरायटी ऑफ लाइफ, वैरायटी ऑफ स्पीसीज है, इसको मिला के क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ लाइफ, एक नहीं, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म कुल मिलकर के रह रहे हैं। इसको कुल मिला के क्या कहेंगे हम?
बायोडाइवर्सिटी इन ए गिवन एरिया इन ए गिवन टाइम। देखिए ये लगता है बायोडाइवर्सिटी की एक और डेफिनेशन दी गई है माइक्रो लेवल पे कि बायोडाइवर्सिटी इज द डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम सेलुलर माइक्रोमॉलिक्यूल्स टू बायोम्स। एक सेलुलर, एक सेल से लेकर के यानी प्रोकैरियोट से लेकर के साइनोबैक्टीरिया भी है ना, वो भी ग्रीन प्लांट से है, वो भी फोटोसिंथेसिस करता है, वहां से लेकर के बड़े ट्री तक जितने होते हैं सब मिला करके ये जो वैरायटी ऑफ लाइफ है जो एक साथ रह रही है, इसको क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी। और एक चीज और याद रखिएगा, इसमें एक वैज्ञानिक हुए हैं एडवर्ड विल्सन। ये अमेरिका के बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी सबको पॉपुलराइज किया था। कभी कभी पूछा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी सब किसने दिया, किसने पॉपुलराइज किया, ये किसकी देन है? तो ये हमारे एडवर्ड विल्सन थे, अमेरिका के रहने वाले थे, बायोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने कई किताबें लिखा है और आंट्स के विषय में, चींटी के विषय में इन्होंने बहुत अध्ययन किया है। चींटी की मॉर्फोलॉजी क्या है, चींटी की सोशल लाइफ क्या है, चींटी में डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, इसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है, तो इसके बड़े स्पेशलाइज्ड थे वो। ये अमेरिका के थे। इन्होंने क्या किया, एडवर्ड विल्सन ने बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया। बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया, पॉपुलराइज किसने दिया? एडवर्ड विल्सन ने। देखिए ये इनकी बहुत अच्छी फोटो भी यहाँ बनी हुई है, जिनके हाथ में एक चींटी भी है। बहुत पॉपुलर वैज्ञानिक थे अमेरिका के। और देखेंगे इनके ऊपर ये वेराइटी ऑफ प्लांट्स इकोसिस्टम में बने हुए हैं। तो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि वेराइटी ऑफ लाइफ, वेराइटी ऑफ टाइम, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज इन ए गिवन एरिया इन ए गिवन टाइम आपस में जो मिल के रह रहे हैं, इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब देखते हैं आगे क्या है। लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमको पढ़ना है। लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स बायोडाइवर्सिटी कितने टाइप की होती है, ये कुल मिला के है हमारे दूसरा टॉपिक जो है उस सिलेबस में जो आपके एनसीईआरटी में है, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। टाइप्स इसके ये 3 टाइप्स उसमें बताया गया है। एक जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा है स्पीसीज डाइवर्सिटी, और तीसरा है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये आपका हमारा इकोसिस्टम है। ये इकोसिस्टम में 3 तरह से डाइवर्सिटी हमने यहां दिखाया है। यहां पे जेनेटिक डाइवर्सिटी जीन्स लेवल पे होती है, यानी यहां पे स्पीसीज एक है, एक स्पीसीज में जेनेटिकली कितनी वेराइटीज होती है। दूसरा हमारा स्पीसीज, वेराइटी ऑफ स्पीसीज, यहां पे स्पीसीज एक है, लेकिन यहां पे स्पीसीज आप कई स्पीसीज में आपस में वेराइटी है। और यहां स्पीसीज नहीं, यहां पे इकोलॉजिकल है, हैबिटेट है, पूरा का पूरा चेंज है। ये छोटा है, उससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। तो यहां पे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हम अलग अलग पढ़ते हैं। देखिए बड़ा अच्छा सा फिगर है, इसमें जो है सारे के सारे लिविंग्स ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी स्पीसीज एक साथ हैं। ये ह्यूमन का है, उसके ऊपर देखिए बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपस में मिल करके एक इकोसिस्टम में कितना बढ़िया सा फिगर ये इंडिकेट कर रहा है कि एक इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी कैसे होती है। फूल हैं बढ़िया से बने हुए हैं, प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स हैं, नीचे एनिमल भी हैं, इस प्लांट्स के ऊपर इनके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स और अदर एनिमल भी हैं। तो ये एक बहुत अच्छा नमूना है बायोडाइवर्सिटी का। इस फिगर को ही देखने से मालूम हो जाएगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। विभिन्न स्पीसीज मिलकर के आपस में जो रह रही हैं वो बायोडाइवर्सिटी है। अब एक एक टाइप को हम लोग पढ़ते हैं। इस फिगर को देखने से आपको फंडा क्लियर हो जाएगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है। हम लोग अगर फिगर के सहारे पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन कम होंगे, रटना कम पड़ेगा। अगर फिगर के सहारे नहीं चलेंगे तो रटना ज़्यादा पड़ेगा और रटने में बड़ी मेहनत करनी होती है और कभी कभी ये भूल हो जाता है। तो फिगर के सहारे बायोडाइवर्सिटी
ये फिगर आपको याद रहेगा तो मालूम हो जाएगा कि वैरायटी ऑफ स्पीसीज जब एक साथ हैं उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। एक एक को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें देखिए जेनेटिक डाइवर्सिटी हम पहले देखते हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है। डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स विद इन द स्पीसीज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। स्पीसीज एक है, विद इन द स्पीसीज, यहां पे एक स्पीसीज के अंदर जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो आपस में वेरिएशन उसमें होता है। वेरिएशन क्यों होता है? ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशंस, के जीन्स डिफर होते हैं, उनके डीएनए डिफर होते हैं। आप हमारे ह्यूमन के केस में देख लीजिए, कोई दो आदमी फादर पेरेंट्स एक हो लेकिन दो बच्चे आपस में नहीं मिल सकते हैं, कुछ न कुछ वेरिएशन रहता है। वेरिएशन क्यों है? क्योंकि सबके जीन्स लेवल पे वेरिएशन है। और यही नेचर की खूबसूरती है कि स्पीसीज भले एक हो, पेरेंट्स भले एक हो, लेकिन कुछ न कुछ वेरिएशन जेनेटिक लेवल पर रहता है। वही है कि जीन्स लेवल पे एक स्पीसीज के अंदर जीन्स लेवल में जो वेरिएशन होता है वो हम इसको कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। और इस दूसरी डिफिनेशन है कि डाइवर्सिटी शोन बाय ए सिंगल स्पीसीज एट जेनेटिक पूल। जेनेटिक पूल लेवल पे एक स्पीसीज, सिंगल स्पीसीज के अंदर जो जीन्स के वेरिएशन हो रहे हैं वो चीज है जेनेटिक वेरिएशन। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल याद रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी। ये एक प्लांट है राउल्फिया बोमिटोरिया, ये एपोसाइनेसी कुल का है, पौधा है। राउल्फिया बोमिटोरिया हिमालय रीजन पे उगता है। इसकी जेनेटिक वेरिएशन में पोटेंसी दिखती है। एक केमिकल्स रिलीज करता है, उसको कहते हैं रिजर्व पाइन। ये राउल्फिया बोमिटोरिया एक केमिकल रिलीज करता है, उसका नाम है रिजर्व पाइन। ये हिमालय पर्वत जो है उसी के रीजन पे उगता है। इसकी पोटेंसी यानी इसका कंसंट्रेशन भिन्न भिन्न होता है ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन। यानी एक जगह उगेगा तो रिजर्व पाइन का कंसंट्रेशन कुछ रहेगा, और दूसरी जगह दूरी पे उग जाएगा तो उसका कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है, तीसरी जगह कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा रिजर्व पाइन का। ये चेंज कैसे होता है? ये जेनेटिक वेरिएशन के नाते हो रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? जेनेटिक डाइवर्सिटी। प्लांट्स एक है एपोसाइनेसी का, राउल्फिया बोमिटोरिया, लेकिन अगर स्थल चेंज हो गया, दूरी आ गई, तो इसके कंसंट्रेशन में जो केमिकल्स दे रहा है उसके कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ जाता है। ये क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी शो हो रहा है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी का बहुत अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल है राउल्फिया बोमिटोरिया, जो रिजर्व पाइन क्रिएट कर रहा है। और अच्छा सा देखिए इसका फिगर, आप देखेंगे फिर फिगर याद रहेगा तो राउल्फिया बोमिटोरिया का भी नहीं भूलेगा। रिजर्व पाइन सिक्रीट केमिकल्स सिक्रीट करता है, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। तो ये देखेंगे आप, अच्छा सा हिमालय रीजन पर प्लांट्स है, ये भी तो ये उगा हुआ है। इसमें इसका जो सेक्रीशन है, इसके फ्रूट जो बनेंगे, फ्रूट, इसमें जो रिजर्व पाइन क्रिएट होगा, इसका कंसंट्रेशन अलग अलग हो जाता है। एक दूसरा एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी का। इंडिया हैज मोर देन 50,000 different strains of rice and 1,000 of varieties of mango। देखिए मैंगो और राइस में 50,000 डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन्स हैं, और मैंगो में 1,000 वेराइटी ऑफ मैंगो। स्पीसीज एक, राइस एक, लेकिन 50,000 स्ट्रेन्स वेराइटी है इसकी। उसी तरह से मैंगो में 1,000 वेराइटी ऑफ मैंगो। ये क्या है? स्पीसीज एक है, लेकिन ड्यू टू जेनेटिक डिफरेंशिएशन, जेनेटिक वेरिएशन, डिफरेंट टाइप के राइस और मैंगो है। ये क्या दिखाता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन द स्पीसीज। जो वेरिएशन जीन्स पूल में हो रहे हैं उसको क्या कहेंगे हम? जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब आप देखें, इधर राइस है, 50,000 स्ट्रेन ऑफ राइस के हैं। जैसे
पूसा सूर्या है, पूसा केसर है, अल्पिनेसो है, नीलम है, ये राइस के वैरायटी है। नील गोवा है, पूसा एरोनियम है, मलाइका है और चौसिया है, बिनराज है, करंजिंग गिलजिलो है। देखिए ये सब डिफरेंट टाइप के ये मैंगो है। क्या है? मैंगो है। और इधर राइस का है। राइस में देखेंगे 50,000 डिफरेंट टाइप की स्पीसीज के राइस। और ये मैंगो, ये आपके वैरायटी ऑफ मैंगो है, स्ट्रेन्स है। स्पीसीज एक है, पूसा सूर्या, केसर, अल्फेंसो, नीलम, मलाइका, अरुणिमा, नीलोगा। देखिए डिफरेंट टाइप के, मोटी घूर, स्वार जुघान, आम बेर, कंचन और टेपुट, ये है यार टोटापुरी। ये क्या दिखा रहा है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्लियर हो गई होगी। स्पीसीज एक है, उसके अंदर जीन्स में जो वैरायटी ऑफ चेंज हो रहे हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, उसमें राल्फिया बोमेटेरिया रिजर्वाइन क्रिएट करता है। दूसरा एग्जाम्पल इसका है राइस, जो 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, और मैंगो है 1000 डिफरेंट स्ट्रेन्स। दो एग्जाम्पल हो गए किसके? जेनेटिक डाइवर्सिटी के। ये बायोडाइवर्सिटी का पहला टाइप। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है और वो दो एग्जाम्पल, ये आप क्लियर हो गया होगा कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है। हम लोग आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है। जेनेटिक डाइवर्सिटी के बाद दूसरा बायोडाइवर्सिटी का टाइप है स्पीसीज डाइवर्सिटी। इसकी डिफिनेशन देखें, एमंग स्पीसीज इन इकोसिस्टम, डाइवर्सिटी एमंग स्पीसीज। उसमें था विद इन द स्पीसीज। देखिए शब्द पर ध्यान रखिए। जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या था? विद इन द स्पीसीज। इसमें क्या है? एमंग द स्पीसीज। वहां स्पीसीज एक थी, उस स्पीसीज के अंदर वैरायटी थी। यहां स्पीसीज अलग अलग स्पीसीज का आपस में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो उससे थोड़ा सा ये लंग है। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल, इसमें क्या है? स्पीसीज लेवल पे आप देखेंगे किसी इकोसिस्टम में बहुत सारे स्पीसीज हैं और उसमें आपस में सब में वेरिएशन है और सब आपस में रह रहे हैं। कोई भी दो स्पीसीज, एक स्पीसीज का एक और उसके अंदर ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता है, तो डिफरेंट टाइप के स्पीसीज। जब डिफरेंट टाइप के स्पीसीज किसी इकोसिस्टम में रहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज। एग्जाम्पल देखिए, ये डाइवर्सिटी स्पीसीज लेवल पे होता है, ये स्पीसीज लेवल पे होता है। एग्जाम्पल देखिए आपको बुक्स में जो लिखा है, वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट। देखिए जो एम्फीबियन है इसमें करीब करीब 8,000 या 8,500 से ज्यादा स्पीसीज एम्फीबियन में है, इससे ज्यादा स्पीसीज एम्फीबियन में। लेकिन जो वेस्टर्न घाट है यहां पे इसकी स्पीसीज जो है वो ज्यादा है कंपेरिजन टू ईस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट क्या है? देखिए वेस्टर्न घाट आपको फिगर में दिखाया गया, ये आपका केरला, तमिलनाडु इसका पोर्शन है। किनारे किनारे समुद्र के किनारे जो है महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, इसके किनारे वाले को हम वेस्टर्न घाट कहेंगे और इस साइड में ईस्टर्न घाट कहेंगे। जो बंगाल के किनारे वाला, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर बंगाल की खाड़ी का है ना, ये हमको इसको किनारे क्या कहेंगे? वेस्टर्न घाट। ये ईस्टर्न घाट, नक्शे से समझ लें, ये ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट। ये हमारा हिमालय वाला है, ये भारत का नक्शा है, और ये हिंदू कुश है। थोड़ा सा हम लोग ज्योग्राफी पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा ना। ये भारत का नक्शा है, ये लंका है, ये जो केरल का साइड है इधर, इसके इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर नीचे प्रशांत सागर। तो अरब सागर के किनारे वाला है जो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरला का जो तटीय क्षेत्र है, इसको क्या कहेंगे हम? वेस्टर्न घाट। लेकिन इस साइड में बंगाल की खाड़ी की साइड में जो किनारा है
इसको कहेंगे ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट इज हैज ग्रेटर स्पीसीज देन द ईस्टर्न घाट। फ्रॉग के केस में दिखाई दे रहा। देखिए फ्रॉग की कितनी स्पीसीज है। कुछ फ्रॉग ऐसे होते हैं जो ट्री पेड़ पर रहते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल पर रहते हैं, कुछ फ्लाइंग फ्रॉग होते हैं, कुछ जमीन के अंदर होते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं। तो डिफरेंट टाइप की इस फ्रॉग की स्पीसीज होती है। लेकिन यहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में अगर हम देखेंगे तो वेस्टर्न घाट में ज़्यादा होते हैं। वेस्टर्न घाट, इस घाट की तुलना में यहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है। ये क्यों इतनी डाइवर्सिटी है ये आगे हम पढ़ेंगे। अभी केवल इतना जानिए कि ये एग्जाम्पल है किसका, स्पीसीज डाइवर्सिटी का, कि यहाँ स्पीसीज की डाइवर्सिटी ज़्यादा है, यहाँ पे स्पीसीज ईस्टर्न घाट पे डाइवर्सिटी फ्रॉग की कम है। ये जो है एम्फीबियन स्पीसीज इन वेस्टर्न घाट दिखाया गया है। ये वेस्टर्न घाट की इतनी स्पीसीज हैं, ये देख रहे हैं आप ना, 3, 3, 6, 3, 9 स्पीसीज तो यही दिखाई गई, और भी हैं क्योंकि 8, 8,500 स्पीसीज एम्फीबिया की हैं। तो ये स्पीसीज डाइवर्सिटी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है क्या, वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फीबियंस डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट। एग्जाम्पल हो गया। अब आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी क्लियर हो गई। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्लियर हो गई, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्लियर हो गई। अब हम आते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में देखेंगे डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट इन ए गिवन यूनिट एरिया। हैबिटेट मतलब रहन सहन का क्षेत्र, पूरा का पूरा यहाँ क्षेत्र बदल रहा है। वहां पे स्पीसीज एक थी, दूसरे वाले में स्पीसीज लेवल पे थी, स्पीसीज कई थी। यहाँ पूरा का पूरा एरिया ही कंपेयर किया जा रहा है। वहाँ एक स्पीसीज में यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी में एक स्पीसीज में कंपेयर किया गया था उसके ऑर्गेनिज्म को। स्पीसीज डाइवर्सिटी में कई स्पीसीज को कंपेयर किया गया था। स्थान अभी दोनों का एक ही है, लेकिन यहाँ पे स्थान ही चेंज हो गया, हैबिटेट चेंज हो गया। डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम लेवल, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या है, हैबिटेट चेंज हो गया, इकोसिस्टम लेवल हो गया। हम लोग पढ़े हैं इकोसिस्टम कई तरह के होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रॉस इकोसिस्टम, डिजर्ट इकोसिस्टम। एक्वेटिक में हम लोगों ने पढ़ा था पोंड इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, ओशियन इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम टाइप्स हम लोग को पढ़ा था। उसी तरह से अब इकोसिस्टम लेवल पे देखा जा रहा है कि बायोडाइवर्सिटी कैसे होती है। बहुत बेस्ट एग्जाम्पल किताब में अच्छा दिया गया है इंडिया के संदर्भ में। डिजर्ट्स एक इकोसिस्टम है, रेन फॉरेस्ट दूसरा इकोसिस्टम है, मैंग्रोव्स तीसरा इकोसिस्टम है, कोरल रीफ्स अगला इकोसिस्टम है, वेटलैंड्स दूसरा इकोसिस्टम है, स्टूरीज तीसरा है, एंड एल्पाइन मीडो। इतने इकोसिस्टम इंडिया में हैं। ये इंडिया के संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे हैं कि इंडिया के संदर्भ में कितने तरह के इकोसिस्टम हमारे हैं। अब देखें एक एक इकोसिस्टम, इसमें फिगर बड़ा अच्छा दिखाया गया है। डाइवर्सिटी कैसे है, ये डिजर्ट है, ये डिजर्ट इकोसिस्टम, यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे बारिश होती रहती है, रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी स्पीसीज डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ ज्यादा मिलेगी, यहाँ कम मिलेगी। उसी तरह से मैंग्रोव्स जो समुद्र के किनारे दलदल जगहों पे इकोसिस्टम होते हैं। इस समुद्र बना हुआ है, उसके ऊपर एक दलदल, वहां पे फॉरेस्ट बना हुआ है, फॉरेस्ट है। ये अगला इकोसिस्टम हो गया। यहाँ पे भी आप देखेंगे इस वैरायटी कुछ अलग होगी। स्टीरियंस यानी खाड़ी क्षेत्र, चारों तरफ से पानी हो, बीच में खाड़ी है, स्टीरियंस में इस खाड़ी है। यहाँ भी इकोसिस्टम
अलग होगा स्पीसीज वैरायटी। उसके बाद देखिए एल्पाइन मीडो। एल्पाइन मीडो मीन्स जो पहाड़ियों पे उगते हैं। आप उत्तराखंड अगर जाएंगे तो पहाड़ों पे जो प्लांट्स और वेराइटी इकोसिस्टम है उसको क्या कहेंगे? एल्पाइन इकोसिस्टम। पहाड़ियों पे देखिए प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफ, कार्निवोर सब वहां आपको मिलेंगे इकोसिस्टम में। इसको क्या कहेंगे? एल्पाइन। यहाँ की डाइवर्सिटी अलग होगी। उसी तरह से वेटलैंड, जो ऐसा लैंड होता है जो कहीं कहीं पानी में डूबा होता है, कहीं कहीं नहीं डूबा होता है, वेटलैंड, यहाँ पे डाइवर्सिटी अलग होगी। उसी तरह से यह है कोरल रीफ्स यानी ओशियन के नीचे तल पे कोरल रीफ उसको कहते हैं, वहां स्पीसीज डाइवर्सिटी अलग होगी। ये इंडिया के केस में देखिए डिफरेंट इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यहाँ डाइवर्सिटी अलग होगी, यहाँ अलग है क्योंकि इकोलॉजी, वहाँ की इकोलॉजिकल हैबिटेट अलग है, यहाँ हैबिटेट अलग है। उसके बाद आप मैंग्रोव देखेंगे, यहाँ डाइवर्सिटी कुछ अलग होगी क्योंकि यहाँ हैबिटेट चेंज है। स्टूरियस में देखेंगे खाड़ियों में, यहाँ डाइवर्सिटी अलग होगी क्योंकि यहाँ का इकोलॉजिकल इकोसिस्टम अलग है। उसी तरह से एल्पाइन में देखेंगे, वेटलैंड में देखेंगे, कोरल रीफ में देखेंगे, डिजर्ट में देखेंगे। इकोलॉजिकल हैबिटेट चेंज हो गया, इकोलॉजिकल, इसको कहते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजी चेंज है, हैबिटेट चेंज है तो बायोडाइवर्सिटी चेंज हो गई, ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, ये इंडिया के, केवल इंडिया के अंदर का इतने इकोलॉजिकल हैबिटेट दिखाए गए हैं जो डाइवर्सिटी दिखाई रही है। पहला टाइप्स जीन लेवल, दूसरा स्पीसीज लेवल, तीसरा पूरे के पूरे हैबिटेट लेवल को देखा जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। और ये 5-7 हैबिटेट इकोलॉजिकल सिस्टम दिखाई दे रहे हैं। सबकी डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सब में अलग अलग है। जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है, जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, सब में अंतर है। इसको कहेंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या आप कहेंगे हैबिटेट जहाँ चेंज हो रहा है वो डाइवर्सिटी है। ये बात क्लियर हो गई होगी कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है। अब देखें आप IUCN, ये ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी देखेंगे अर्थ पे, ग्लोबल लेवल पे, नंबर ऑफ स्पीसीज इन अर्थ, एक ग्लोबल स्पीसीज, ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे जरा सा हम लोग देख लें कैसे डाइवर्सिटी चलती है। अकॉर्डिंग टू IUCN क्या है? IUCN क्या है? इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है। तो आई का मतलब क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, IUCN। ध्यान रखिएगा, यहीं से शुरू करें, ग्लोबल लेवल पर हम चल रहे हैं। IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशननल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। पूरा पूरा इसको पढ़िएगा, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स है फुल फॉर्म इसका। एक समझिए एक संस्था है, इसका 1948 में इसका गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। IUCN क्या है? एक 1948 में संस्था गठित की गई थी यूएनओ के द्वारा। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इसका काम था बायोडाइवर्सिटी का स्टडी करना और उसके डाटा को पब्लिश करना और ये प्रयास करना कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हो। इसका काम सौंपा गया था यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। 1948 में इसका गठन हुआ था और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। 2004 में इन्होंने कुछ डाटा पब्लिश किया था। 2048 से इन्होंने स्टडी किया था, 2004 में उन्होंने कुछ वर्ल्ड लेवल पे डाटा पब्लिश किया। ये डाटा आपको याद रखना बहुत जरूरी है। और 1963 में IUCN ने एक बुक प्रकाशित किया था। उस बुक का नाम है रेड बुक। 2004 में पब्लिश हुई थी। हाँ, ये 1963 में रेड बुक हुई और रेड लिस्ट एक जारी हुई थी 2004 में। इन्होंने कुछ वर्ल्ड लेवल पे डाटा पब्लिश किया था स्टडी करके।
1963 में किताब के रूप में रेड बुक, और रेड लिस्ट तो जारी किया था उन्होंने 2004 में। उसके हिसाब से कुछ डाटा जो उन्होंने बताया है बायोडायवर्सिटी के संबंध में, उसको हम लोग जानना जरूरी है। ये डाटा आपको याद करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि क्या है डाटा। देखते हैं, इन्होंने सबसे पहले ये स्टडी करके बताया था कि पूरी दुनिया में करीब 20 से लेकर के 25 मिलियन स्पीसीज हैं। एक एस्टिमेटेड इन्होंने बताया 20 मिलियन से लेकर 20 मिलियन से लेकर के 50 मिलियन तक स्पीसीज पूरी दुनिया में है। एस्टिमेटेड है, एक्चुअल नहीं है। और उसके बाद आगे क्या बताया उन्होंने कि 1.5 मिलियन स्पीसीज पूरी की पूरी पाई जाती हैं वर्ल्ड में। अकॉर्डिंग टू IUCN, more than 1.5 million species described so far। 1.5 मिलियन स्पीसीज हैं। एक वैज्ञानिक हुए थे रॉबर्ट मेयो, इन्होंने जो एस्टिमेट करके बताया, इनका यह कहना था कि नहीं 7 मिलियन स्पीसीज पाई गई हैं इन दी वर्ल्ड। और इन्होंने यह भी बताया कि पूरी दुनिया में जितनी स्पीसीज पाई जाती हैं, केवल 25 ऑफ टोटल स्पीसीज केवल रिकॉर्ड की गई है। ये डाटा आपको याद करना पड़ेगा भाई। 1.5 मिलियन स्पीसीज पाई जाती हैं अकॉर्डिंग टू IUCN 2004 में, और रॉबर्ट मेयो ने बताया कि नहीं 7 मिलियन स्पीसीज हैं। जो अभी केवल 25% स्पीसीज हैं, उसका 25% स्पीसीज ही अभी डिस्कवर की जा चुकी हैं, देखी जा चुकी हैं। ये दो डाटा 1.5 और 7 मिलियन। एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपके एनसीईआरटी की बुक में 11th क्लास में एक चैप्टर है, उसका नाम है लिविंग वर्ड्स। ये बर्ड्स नहीं, ये वर्ड है, लिविंग वर्ड्स। एक किताब चैप्टर है लिविंग वर्ड्स, आप पढ़े होंगे 11th में। उसमें जो डाटा दिया गया है उसमें लिखा गया है कि 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज आर इन द वर्ल्ड। लेकिन इस बुक में 12 की बुक में बता रहे हैं कि 1.5 मिलियन। देखो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि पूछा गया कि पूरी वर्ल्ड में कितनी स्पीसीज हैं, तो 1.5 अगर लिखा हो तो भी सही है, 1.7 लिखा हो तो भी सही है, 1.8 लिखा हो तो भी सही है। ये तीनों आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 11th की बुक में लिखा है 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज पाई जाती हैं पूरी दुनिया में, और यहां लिखा है 1.5 मिलियन। तीनों आंकड़े सही है, लेकिन जब आएगा क्वेश्चन तो तीनों में से कोई एक ही रहेगा। ये 1.5 भी आ सकता है, 1.7 भी आ सकता है, 1.8 भी आ सकता है। ये तीनों आप जो आएगा उसको आपको टिक कर देना है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो लिखा है वो एथेंटिक है, वही हमको मान के चलना है। लिखा तीनों है, 1.5 भी लिखा है, 1.7 भी लिखा है, 1.8 भी लिखा है, क्योंकि लिविंग वर्ड्स में जो लिखा है 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज है। इसमें जो हम आपको बता रहे हैं 1.5 मिलियन स्पीसीज है। रॉबर्ट मेयो जो बोल रहे हैं वो 7 मिलियन बोल रहे हैं। तो जब रॉबर्ट मेयो के हिसाब से आएगा, इन्होंने कितना बोला था, तो आपको 7 मिलियन, और पूरी रिकॉर्डेड स्पीसीज का 25% ही अभी डिस्कवर की जा चुकी है, और उसमें लिखा है 1.7 से 1.8। तो अगर पूछा जाता है कि पूरी वर्ल्ड में कितनी स्पीसीज हैं, तो 1.5 भी आएगा तो भी सही है, 1.7 आएगा तो भी सही है, 1.8 आएगा सही तो भी सही है। इन तीनों मालूम होना चाहिए, इसमें से कोई एक ही रहेगा जो आएगा, उसको आपको टिक बता देना है। और रॉबर्ट मेयो के हिसाब से 7 मिलियन है, ये भी आपको याद रखना है। ये है IUCN का फुल फॉर्म याद रखना है। और कब गठन हुआ, 1948 में, मुख्यालय स्विट्जरलैंड है। इसका एम क्या था, उद्देश्य क्या था, बायोडाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करना और उसके बारे में डाटा पब्लिश करना, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व कंजर्व कैसे हो, इसके बारे में पूरे दुनिया के देशों को सुझाव देना। ये इसका IUCN का
मूल उद्देश्य था। तो ये करीब करीब 3-4 डाटा हो गए। ये रॉबर्ट मेयो है जो बताया नहीं 7 मिलियन, इनका भी नाम याद रखना, इनका डाटा याद रखना जरूरी है। क्लियर हो गई बात? ये क्या हो गया? ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसके बाद ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, ये वर्ल्ड लेवल पे है। अब हम आगे चलते हैं। अब ये वही डाटा चल रहा है, ग्लोबल स्पीसीज वही आगे हम चल रहे हैं। एनिमल्स आर फाउंड 17% एंड प्लांट्स इंक्लूडिंग 22%। एनिमल्स कितने परसेंट हैं? 70%। और प्लांट कितने हैं? 22%, यानी एनिमल प्लांट से ज्यादा है, 70%। मोर देन एनिमल्स आर मोर डाइवर्स, यानी 17%, प्लांट्स 22%। ये याद करना पड़ेगा। IUCN के हिसाब से पूरी दुनिया में 70% एनिमल है और 22 यानी 22% प्लांट है, इंक्लूडिंग फंजाई। ये क्लियर हो गया? अब देखिए 70 और 22 जोड़ेंगे कितना हुआ? रिसेंट जो 8% बच रहा है उसके बारे में यहाँ नहीं बताया गया है। उसके बारे में जो प्रोकैरियोट्स हमारे होते हैं वो भी अननोन है, उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं हुई है। इसीलिए वो 70% प्लांट है और 70% एनिमल है और 22% फंजाई है। अब एनिमल में एनिमल्स 17% इंसेक्ट, 70% एनिमल में 70% कितने हैं? इंसेक्ट। आर्थ्रोपोडा हमारा इनवर्टिब्रेट का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है। एनिमल्स जितने दुनिया में पाए जाते हैं 70% आर्थ्रोपोड्स हैं। उस 70% में 70% इंसेक्ट है। अगर संख्या के हिसाब से देखें तो आर्थ्रोपोड पूरे एनिमल जितने पाए जा रहे हैं 70% तो पाए जा रहे हैं, उसका 70% इंसेक्ट है और उस इंसेक्ट का उसका 70% इंसेक्ट है। अब ये एक डाटा और एनसीईआरटी में दिया है कि 10 एनिमल में से 7 जो है हमारे इंसेक्ट हैं, शेष और हैं। आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स 7 आर इंसेक्ट, वही 70% हुआ। तो ये डाटा याद करना जरूरी है। नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इज मोर देन कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीसीज फिशेज, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स। ये आपका एक चार्ट दिया गया है आपकी बुक में, ये बहुत याद करना बहुत जरूरी, बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है। बता रहा हूँ बायोडाइवर्सिटी में समझना कम है, याद करने वाली चीजें कुछ ज्यादा है। अब देखिए ये इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में दिया है, एक ग्राफ टाइप का है, गोला ग्राफ है। आप देखेंगे ये लार्जेस्ट पार्ट जो है इंसेक्ट का है, सबसे बड़ा वाला पार्ट देखें ये इंसेक्ट का है। इतना पॉपुलेशन की स्पीसीज कितनी है? इंसेक्ट की है। उसके बाद एक तरफ से इसका क्रम याद करना जरूरी होगा। ये इतना पार्ट आपका मोलस्क का है, इसके बाद ये छोटा वाला क्रस्टेशियंस है और ये बड़ा वाला अदर एनिमल्स ग्रुप्स है। ये फिगर ऐसे बना के दे दी जाएगी, कभी कभी भरना पड़ता है ये कौन क्या है। तो आपको याद होना चाहिए कि सबसे मैक्सिमम 17%, 70% कितना इंसेक्ट है, उसके बाद मोलस्क, क्रस्टेशियंस, अदर्स एनिमल्स। ये इनवर्टिब्रेट के केस में। वर्टिब्रेट के केस में देखेंगे करीब करीब 50% देखिए ये फिशेज है, 70% इसमें क्या था? इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट थे, लेकिन वर्टिब्रेट्स में अगर हम देखेंगे तो 50% फिश पाई जाती है। कितना? करीब करीब देखिए आधा है ना, 50% फिश है। उसके बाद इसका क्रम याद करना पड़ेगा। अब यहां से चलिए आप, उसके बाद एम्फीबियन है, उसके बाद रेप्टाइल्स इतना है, उसके बाद बर्ड्स हैं, उसके बाद मैमल्स। ये चार्ट आपको ग्राफ याद करना पड़ेगा। क्रम क्या है? कितना दूरी, कितना कौन सी तय कर रहा है। मैक्सिमम फिशेज है, उसके बाद देखेंगे सेकंड नंबर पे बर्ड्स, लेकिन इसको क्रम से याद कीजिए। एम्फीबियम, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स। ये वर्टिब्रेट्स के केस में है। प्लांट्स के केस में भी एक ग्राफ है। प्लांट्स के केस में देखेंगे करीब करीब 50% से ज्यादा फंगस, फंजाई है, और इसके बाद करीब करीब 50% से थोड़ा सा
ये एंजियोस्पर्म है प्लांट। शेष फंजाई के बगल एल्गी, उसके बाद लाइकेंस थोड़ा सा, इसके बाद मॉसेज हैं, इसके बाद थोड़ा सा फर्न एंड एलिल्स है। ये है प्लांट्स के बारे में, यानी इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में देखेंगे फंजाई और एंजियोस्पर्म करीब करीब, फंजाई सबसे ज़्यादा है, उसके बाद एंजियोस्पर्म है, उसके बाद एल्गी, लाइकेन थोड़ा है, मॉस और फर्न। ये चार्ट आपको याद करना पड़ेगा किस क्रम से है, कितना लंबा कौन सा कवर कर रहा है, वर्टिब्रेट में, इनवर्टिब्रेट में और प्लांट्स में। ये डाटा आपको याद करना पड़ेगा IUCN के हिसाब से। और देखें आप ग्लोबल स्पीसीज, ग्लोबल डाइवर्सिटी में ही अभी हम चल रहे हैं। इंडिया के केस में अब तक हम लोग क्या पढ़े थे वर्ल्ड के केस में, अब इंडिया के केस में इंडिया हैज 22% ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया बट 8.1% ऑफ द स्पीसीज डाइवर्सिटी। पूरी दुनिया का 2.4% क्षेत्रफल भारत का है, लेकिन स्पीसीज डाइवर्सिटी में देखेंगे कि 1.8% आपका स्पीसीज इंडिया में रहते हैं। क्षेत्रफल कितना है पूरी दुनिया का 2.4, लेकिन स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी है 8.8। ये डाटा याद रखना जरूरी है कि क्षेत्रफल के हिसाब से पूरी दुनिया में भारत का कितना है प्रतिशत है, और स्पीसीज डाइवर्सिटी के हिसाब से भारत का शेयर कितना है। ये दोनों डाटा 8.8%, 2.4%। इंडिया हैज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज। पूरी दुनिया में 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज हैं, उसमें इंडिया भी है एक। पूरे वर्ल्ड में 12 कंट्रीज मेगा डाइवर्सिटी की हैं, उसमें एक इंडिया भी है। अब इंडिया के केस में देखें नियरली 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्वाइस एज मेनी एनिमल्स, यानी 90,000। इंडिया में क्या होते हैं नियरली 45,000 स्पीसीज प्लांट के हैं और 90,000 यानी 90,000, इसका 45,000 का 2 गुना ना, 90,000 कितने हैं एनिमल्स के केस में। ये इंडिया के केस में याद रखना पड़ेगा। अप्लाइंग माइस ग्लोबल एस्टिमेट्स, माइस के ग्लोबल के एस्टिमेट्स को अगर हम देखें तो इंडिया वुड हैव मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीसीज एंड 3 लाख एनिमल स्पीसीज। मायो के हिसाब से 1 लाख जो है इंडिया में, इंडिया वुड हैव मोर देन 1 लाख प्लांट्स और 3 लाख एनिमल स्पीसीज। ये डाटा आपको भाई इसमें बहुत पढ़ना सब याद करना पड़ेगा इसमें। अब देखिए थोड़ा सा फिगर में दिखाया गया है कि दार्जिलिंग हमारा वहाँ की जो टी फील्ड्स है कैसे है, उसके बाद कोनखान कोस्ट है, उसके बाद आप देखेंगे चेरापूंजी का, नोखली चेरापूंजी का, उसके बाद देवदार फॉरेस्ट कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। ये कुछ फिगर से दिखाए गए हैं डाइवर्सिटी, ठीक ना। अब ये हमने बताई दिया अकॉर्डिंग टू रोवेल 22% ऑफ द टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड इन इंडिया, प्रोबेबली मोर देन 1 लाख स्पीसीज और 3 लाख स्पीसीज, ये हमने बता दिया ऊपर ही। 1 लाख एनिमल के हैं, 1 लाख प्लांट के हैं, 3 लाख एनिमल के हैं। ये इंडिया के केस में डाटा आपको याद रखना जरूरी होगा। कितना क्षेत्रफल है, कितनी स्पीसीज डाइवर्सिटी है, कितने प्लांट स्पीसीज हैं, कितने एनिमल स्पीसीज हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स दार्जिलिंग का, कोनखान का, नोखली लिखाली का और देहरादून फॉरेस्ट का चेरापूंजी में, ये आपको याद करना पड़ेगा, इंडिया के केस में है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी अर्थ के केस में ही है। देखिए बायोलॉजिस्ट्स आर नॉट श्योर अबाउट टोटल नंबर ऑफ प्रोकैरियोट स्पीसीज। बायोलॉजिस्ट जो है प्रोकैरियोट स्पीसीज के बारे में श्योर नहीं है कि कितनी स्पीसीज इसकी है। क्यों?
कारण यह है, ध्यान से सुनिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोकैरियोट्स के बारे में, प्रोकैरियोट्स स्पीशीज के बारे में जीव वैज्ञानिकों में अभी कंफर्म नहीं है कितनी है। कारण क्या है? ड्यू टू कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोब स्पीशीज इन लेबोरेटरी, मेनी स्पीशीज कैन नॉट बी कल्चर्ड। जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, मुनेरा के ग्रुप के हमारे हैं, इसमें बैक्टीरिया आते हैं, यूक बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया। ये बहुत टफेस्ट एरिया में पाए जाते हैं। वोल्केनिक्स जहां ज्वालामुखी होती है वहां भी ये प्रोकैरियोट्स आपको मिलेंगे, डिजर्ट में भी मिलेंगे, साउथ और नॉर्थ पोल पर जहां बर्फ है वहां भी ये प्रोकैरियोट्स मिल जाएंगे। आपके ओशियन के बिल्कुल तलहटी में भी मिल जाएंगे। तो इन ओशियंस, इन इतने टफेस्ट एरिया में प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं, इनकी स्टडी नहीं संभव है। लेबोरेटरी में इनकी स्टडी जब तक नहीं की जाएगी, या लिखा है इन लेबोरेटरी मेनी स्पीशीज कैन नॉट बी कल्चर्ड, जब तक इसको किसी अपनी लेबोरेटरी में कल्चर करके इसकी स्टडी नहीं करेंगे तब तक हम इनको बता ही नहीं सकते किस स्पीशीज के हैं। क्योंकि स्पीशीज बताने के लिए हमें किंगडम और फाइलम की जरूरत पड़ेगी। किस किंगडम में रखेंगे, किस फाइलम में रखेंगे, इसके लिए हमें बायोकेमिकल और मॉर्फोलॉजिकल उसका स्ट्रक्चर का फीचर्स मालूम होना चाहिए। ये तब मालूम होगा जब इसको हम लैबोरेटरी में कल्चर करके इसकी स्टडी करेंगे कि इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, इसका बायोकेमिकल, इसकी स्टडीज क्या है। जब तक इसके फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक नहीं आएगी तभी तो किसी फाइल में हम रखेंगे। ये संभव नहीं है इनका उगाना, क्योंकि ये टफेस्ट एरिया में रहते हैं। इसी कारण से बायोलॉजिस्ट जो है प्रोकैरियोट स्पीशीज के बारे में कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है। ये याद रखना मस्ट है कि प्रोकैरियोट्स स्पीशीज के बारे में बायोलॉजिस्ट श्योर नहीं है, क्योंकि दे कैन नॉट कल्चर्ड इन लेबोरेटरी। टैक्सोनॉमिक, कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सुटेबल। कन्वेंशनल मतलब इनको हम मॉर्फोलॉजिकल और बायोकेमिकल फीचर्स जब तक इनको नहीं हम मालूम कर पाएंगे तब तक इनको किसी रूप में हम रख नहीं सकते हैं, इसलिए ये श्योर नहीं है। ये करीब करीब एक डाटा और आप याद रख लीजिएगा इन वर्ड्स में, 20,000 स्पीशीज आर आंट्स और 3 लाख स्पीशीज आर बीटल, 28,000 स्पीशीज आर फिशेस and 20,000 स्पीशीज आर ऑर्किड्स। ये IUCN का डाटा है। IUCN ने जो डाटा पब्लिश किया है उसी से रिलेटेड ये सब डाटे आपको हैं, ये सब याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो पूरी दुनिया में स्टडी करके उन्होंने डाटा दिया है। तो इसमें से क्वेश्चन जब आएंगे तो इसी डाटा से संबंधित आएंगे। या तो आपका इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट प्लांट्स के बारे में वो बायोग्राफ, गोला वाला बायोग्राफ टाइप का बना देंगे, उसमें बता देंगे इसमें क्या भरिए, एक कोई छोड़ देंगे, 2 भर देंगे, या पूरा खाली कर देंगे, कहेंगे इनवर्टिब्रेट के बारे में इसमें भरिए आप। तो आप जब तक याद नहीं रहेगा कितना एरिया किसके लिए है, आप उस ग्राफ को नहीं भर पाएंगे। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके संबंध में जो है डाटा, तो करीब करीब हमने बायोडाइवर्सिटी क्या है एक बार हम इसको समराइज कर देते हैं कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। उसकी डिफिनीशन एडवर्ड विल्सन ने इसको पॉपुलराइज किया, वैज्ञानिक एडवर्ड विल्सन का नाम। उसके बाद टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी क्या है, एग्जाम्पल के साथ। उसका एग्जाम्पल बहुत अनिवार्य है आपको पढ़ना। उसके बाद ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी और इंडियन बायोडाइवर्सिटी, इंडिया के बारे में, ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में, और ये आपका जो प्रोकैरियोट्स स्पीशीज के बारे में जो वैज्ञानिक श्योर नहीं है। देखिए ये है आपका ये टफेस्ट एरिया, यहाँ भी प्रोकैरियोट्स पाए जा रहे हैं, यहाँ भी पाए जा रहे हैं, यहाँ भी पाए जा रहे हैं, और इनको हम लेबोरेटरी में ठीक से कल्चर नहीं कर सकते हैं, इनकी स्टडी नहीं कर सकते हैं। और ये डाटा तो करीब करीब बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स टाइप्स, बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, बायोडाइवर्सिटी इन वर्ल्ड, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आप क्लियर हो गया, हमने आपको समझा दिया है। बस इसमें इस डाटा को याद रखना होगा, और क्वेश्चन इसमें से आते जरूर हैं। और उसके बाद IUCN के बारे में भी
आई होप क्लियर हो गया होगा। और इसको एक बार न समझ में आए तो एक बार उसको आप घुमा घुमा के देख लीजिएगा वीडियो, तो आप क्लियर हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, जिससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। थैंक यू।